बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने 9th बायो में 5th चैप्टर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगला एसएलओ हमारा उसी एसएलओ के साथ लिंक कर रहे हैं। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं, इस एसएलओ में हमसे कहा गया है कि हम डीएनए के फंक्शन को आउटलाइन करें और साथ ही हमें बताया जा रहा है कि डीएनए का कौन सा फंक्शन है कि ये कैरियर है। किस चीज का? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। ये फंक्शन है डीएनए का जो आज हम हाईलाइट करेंगे। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या है? ये आपके पास वो इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती है और ये इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। डीएनए इस इंफॉर्मेशन को असल में कैरी कर रहा होता है। दूसरे अल्फाज में, असल में डीएनए वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। जब ये ट्रांसफर होता है तो ये अपने साथ इंफॉर्मेशन को भी लेके जाता है। ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, ये मैं आपको अच्छे से कई बार बता चुका हूं। ये इंफॉर्मेशन फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती है। सेल लेवल पे अगर हम देखें तो ये आपके सेल को डेवलप करने में, उसको नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। इसलिए हम फिर कहते हैं कि डीएनए जो है वो सेल को कंट्रोल कर रहा है। नॉलेज हमने अपना एसएलओ बेस ही रखा है, फंक्शंस ऑफ डीएनए एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अब कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए के इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले जरूरी है कि इससे लिंक्ड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहले हम आते हैं एनिमेशन पर। मैं आपको अभी स्टार्ट में, लास्ट में जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये एलैबोरेट करवाता हूं, रिमाइंड करवाता हूं। फिर इसके बाद हम वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे आज के नॉलेज के साथ लिंक कर रही हैं। अब ये देखें, ये हमारे लास्ट नॉलेज में डीएनए का स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसमें एक की बजाय दो स्ट्रैंड्स हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो हेलिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है? और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, जब आप इनको देखते हो तो आगे इनमें दोनों स्ट्रैंड में जो मोनोमर है, यूनिट है, वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है। और हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें थी। एक आपके पास शुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। अब इसमें से जो दो कंपोनेंट है ना, शुगर और फॉस्फेट, ये असल में डीएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं, उसकी बैकबोन बना रहे हैं। ये जो आपको येलो कलर में बैकबोन नजर आ रही है, जब आप इसको देखते हो तो इसमें आपको दो ही कंपोनेंट मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड के, एक शुगर और दूसरा उसके साथ अटैच फॉस्फेट। जबकि जो तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, ये आप देखते हो स्ट्रैंड से बाहर की तरफ है। अब बाहर किस तरफ होती है? हम कहते हैं कि डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स के इनवर्ड है। ये देखो, अगर ये इस तरह से होते तो हम कहते हैं ये आउटवर्ड है, जबकि ये इनवर्ड होती है। इनवर्ड क्यों होती है? ताकि डीएनए के दो स्ट्रैंड जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। ये जो हाइड्रोजनस बॉन्ड है, ये फिर इन दोनों स्ट्रैंड्स को यूनाइटेड रखते हैं। ये देखो, हम डीएनए के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने लगे। किस तरह कि लेट से अगर हम उसको स्ट्रेट फॉर्म में लाके एक चंक को देखें तो ये किस तरह का बना हुआ है। अब अगर आप इसे जूम करके ऑब्जर्व करें तो आपको रियलाइज होगा कि वो जो मैंने अभी बात की है कि हमारे पास जो डीएनए का मेन स्ट्रैंड है, उसकी बैकबोन है, ये न्यूक्लियोटाइड के दो कंपोनेंट की बनी हुई है। एक कौन सा कंपोनेंट है? शुगर। और कौन सी शुगर है? डिऑक्सीराइबोस। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में ये जो 5 कार्बन शुगर है ना, इसके कार्बन नंबर 2 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी ऑक्सीजन रिमूव होती है। इसलिए आप वर्ड यूज करते हो डीऑक्सी राइबोस, ऐसी राइबोस जिसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव है। दूसरा, इस बैकबोन में जो आपको कंपोनेंट मिलता है, वो कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसका काम होता है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। यही असल में वो फॉस्फेट ग्रुप है
जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के स्ट्रैंड बनाते हैं। और ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है ना, इसे आप बाय नेचर कोवलेंट बॉन्ड कहते हो, लेकिन इसका एक साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम भी है। वो नेम आप लोगों ने लिख लेना है, याद करना है, और वो नेम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो इनके दरमियान बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और जो थर्ड कंपोनेंट मैंने आपको बताया, ये देखो, वो थी न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस। और वो नाइट्रोजनस बेस इस बैकबोन का हिस्सा नहीं होती, वो इससे बाहर की तरफ होती है। और बाहर इस तरह से रेंज होती है कि जब दो स्ट्रैंड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो हम कहते हैं इनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हेलिक्स के इनवर्ड हैं। अगर वो इस तरह होती तो हम वर्ड यूज करते वो आउटवर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर बेसिस आउटवर्ड हो जाती तो दो स्ट्रैंड्स आपस में यूनाइटेड ही ना होते। तो आपके पास दोनों बेसिस हेलिक्स के इनवर्ड होती हैं, जिस वजह से आप देखते हो फिर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है जो इन्हें आपस में यूनाइटेड रखता है। यहां पे हमने उसके 4 न्यूक्लियोटाइड्स भी हाईलाइट कर दिए। ये सारी बातें वो हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं। अब हम आते हैं अपने एसएलओ के साथ इसको लिंक करते हुए। हमारा जो एसएलओ है ना, वो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है ताकि हमें डीएनए का फंक्शन समझ आ सके। वो इंफॉर्मेशन क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, उस पर भी आते हैं। जनरली डीएनए जो है ये कैरी कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इसलिए है कि ये हेरिडिटरी है, ट्रांसफर होती है, और इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जो आगे आपके पास सेल की और इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए चाहिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और फाइनली रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ग्रो कर रहा है, फिर वो अपने जैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। इन तमाम एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। ठीक है, इसलिए आप इसे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोल रहे हो। अब जरा वो टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं जो हमने अभी अंडरस्टैंड करनी है। कहता है डीएनए जो है ना, जब आप सेल के अंदर देखते हो तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमेशा याद रखना आपको तब नजर आएगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। लूज स्ट्रक्चर है ना, फैला हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है तो आप देखते हो यही स्ट्रक्चर जो है ये खुद को ऑर्गेनाइज करता है। जब ये ऑर्गेनाइज कर लेता है तो ये एक प्रॉपर शेप के अंदर आ जाता है, जिसे आप क्रोमोसोम का नाम देते हो। अब क्रोमोसोम जो है उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं जीन या जीन्स। क्या है? यूनिट है हेरिडिटरी का। वो जो इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, उसका यूनिट जीन है। वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो जीन के लेवल पे हुई है। जीन से छोटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। ठीक है, मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से ये सारी चीजें समझा रहा हूं। जीन कर क्या रहा है, इसके पास वो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो असल में हर स्पेसिफिक ट्रेट या हर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के लिए वो जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी क्या ट्रेट्स होंगी, क्या करेक्टरिस्टिक होंगी। फॉर एग्जाम्पल, उसका आई कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका वेट क्या होगा, उसके हेयर कलर क्या होगा। ये तमाम जो चीजें हैं ये ट्रेट्स हैं, और ये ट्रेट्स, इनकी इंफॉर्मेशन जीन के पास है। और जीन क्या है? वो यूनिट है। जीन ही है जो मिलके डीएनए बना रहे हैं, या यूं कह लो डीएनए है जिसमें बहुत सारे जीन्स अरेंज हुए हुए हैं। अब ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, जीन्स, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, हमें इसमें बहुत वाजिया क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी यहां फातिमा, आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे जो इन 4 टर्मिनोलॉजीज में बहुत क्लियर डिफरेंस रखता है। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पीछे सेल साइकिल के दौरान पढ़ के आए हैं। हम आते हैं एनिमेशन पे। हाँ जी बच्चों, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम स्पेशली आइडिया है?
अब यहां से हमने इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड DNA करना है। molecules are double helix-shaped इसमें molecules. अगर हम देखें तो ये चीज हमें बड़ी क्लियर है, डबल स्ट्रैंडेड है। बैकबोन के क्या रोल है, नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह से उसकी इनवर्ट है। अब ये देखो, ये है डीएनए जो कि जीन्स का बना हुआ है, लेकिन ये डीएनए इतना बड़ा होता है कि इसे सेल में, न्यूक्लियस में फिट करवाने के लिए हम देखते हैं कुछ प्रोटीन्स के राउंड इसे रैप किया जाता है ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। ये देख रहे हो, ये जो प्रोटीन्स है इन्हें आप हिस्टोन प्रोटीन बोलते हो। जब डीएनए इसके राउंड रैप होता है ना, तो आप देखते हो कि वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, उसका साइज छोटा होना शुरू होता है, वॉल्यूम उतना ही रहता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपके पास वो कम स्पेस में अरेंज हो सके। आपके पास धागा है ना, आप लंबा सा धागा जो है छोटी सी नलकी पे फिट कर लेते हो रैप करके। कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म आप देख रहे हो यहां भी है सेल में। ये देखो, अब ये यूनिट मजीद कॉइल कर रहे हैं। एक तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के राउंड कॉइल किया, वो यूनिट कॉइल किए, वो फर्दर कॉइल करेंगे और आप देखोगे ये कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट होगी। ये प्रोटीन स्केलेटन है जिसके राउंड डीएनए अरेंज होता जा रहा है, और इस तरह से आप फाइनली देखते हो कि आपके पास अरेंजमेंट होती है। अगर मैं आपको पीछे थोड़ा करके दिखाऊं, ये देखो, ये अब आपके पास जो है ना, ये क्रोमेटिन लेवल आता जा रहा है। जब आपके पास, अगर मैं इस थ्रेड को लूं और इस थ्रेड को ओपन करके सेल के अंदर रख दूं, तो ये आपका क्रोमेटिन है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगा है, आप देखो ये जो Characteristic मटेरियल loop है ये structure. फर्दर कॉइल करता The जा loop रहा है, structure. और इसकी कॉइलिंग की वजह से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, और ऑर्गेनाइज होकर ये कुछ इस तरह की शेप में आ रहे हैं। वो जो मटेरियल था वो क्रोमेटिन था, और जब वो ऑर्गेनाइज हुआ तो वो आपके पास क्रोमोसोम बने, तब जाके एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम फिट हो सके। अदरवाइज एक ही क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो साइज में इतना बड़ा है कि ये सेल के न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता। ठीक हुआ? तो जेनेटिकली अगर हम देखें तो आपके पास ये चारों टर्मिनोलॉजीज लिंक कर रही हैं। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट आप कह रहे हो ये सिमिलर चीज है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। डीएनए के अंदर है न्यूक्लियोटाइड्स, और साथ ही मैं कह रहा हूं डीएनए में है जीन्स। न्यूक्लियोटाइड जीन भी बना रहे हैं, डीएनए भी बना रहे हैं, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर है। वो जो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी एक ट्रेट की, कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसी को बच्चों हम जीन कहते हैं। और यही जीन्स जब मिलते हैं तो ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी एक डीएनए के पास कई ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक की जीन्स होती है जिन्हें वो कैरी कर रहा होता है। अब यहां पे आपके पास मैंने वीडियो दी है। जो बच्चे क्यूआर कोड के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने वीडियो को स्टॉप करना है, पीपीटी के अंदर आना है। पीपीटी में मैंने ये आपके पास अगेन एक वीडियो फिट की है जो आपको इस कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर क्लियर करेगी। आप वीडियो को स्टॉप करें और पीपीटी में मौजूद इस एनिमेशन को देखें। चलिए जी बच्चों, आई होप कि यही बात आपने वीडियो में भी अंडरस्टैंड की, और यही चीज मैंने बुक की डायग्राम में भी हाईलाइट की है। ठीक है, हमारी ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही लड़ी का हिस्सा है, सपोर्ट करती है एक दूसरे को। हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। अब जब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस हुई थी। उस मियोसिस के नतीजे में मेल और फीमेल में अलग अलग गैमीट्स बने थे। ये गैमीट्स जो थे इनमें आपने देखा क्रोमोसोम थे। जब ये गैमीट फिक्स हुए, दोबारा फर्टिलाइज हुए, तो इन्होंने जाइगोट बना दिया था, और यही जाइगोट जब ग्रो किया तो ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया। अब इस सब के दौरान हुआ यह था कि इन गैमीट्स के पास थे क्रोमोसोम्स। वही क्रोमोसोम्स जो थे जाइगोट के पास के, और जाइगोट के अंदर जब वो सेट कंप्लीट हुआ, गैमीट्स के पास थे 23, जाइगोट में हो गए 46। जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी क्रोमोसोम की, तो आपने देखा वो अपने आप को एक्सप्रेस किए, और जो इंडिविजुअल बना उसके अंदर कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स डेवलप हुए, जिनकी इंफॉर्मेशन थी इन गैमीट्स के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स में। लेकिन अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो मैं कहता हूं असल में जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर भी जो डीएनए है ना,
इसके पास है इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि क्रोमोसोम में डीएनए प्रोटीन्स के अराउंड रैप किया हुआ है, वो जो प्रोटीन है उसका इस इंफॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं है। ये इंफॉर्मेशन टोटली डीएनए के पास है, और डीएनए का वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, यूनिट है, जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, उसे हम जीन का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास डीएनए की शक्ल में, जीन की शक्ल में, क्रोमोसोम की शक्ल में ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से तब ट्रांसफर होती है जब पेरेंट जनरेशन के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। और ये क्या करते हैं, ये अपने डीएनए की एक कॉपी बनाते हैं जो कि अपने आने वाली जनरेशन की ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इसी नतीजे में फिर हम देखते हैं कि पेरेंट्स वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही मिलते जुलते ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग में भी आते हैं। पेरेंट्स में जो ट्रेट्स हैं, हाइट के, आई कलर के, एक्सेट्रा, वही ट्रेड्स आपके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। हां, जो आपको वेरिएशन नजर आती है उन ट्रेड्स के एक्सप्रेशन में, वो मियोसिस की वजह से हो रही होती है। ठीक हो गया। तो इन एसेंस हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है ना, यही हमारा प्राइमरी मीडियम है। किस चीज का? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करने के लिए। यही हमारा एसएलओ भी है। ठीक है, एंड पे मैंने आपके पास समरी दी हुई है, जिसमें आपके पास पिछले एसएलओ में जब हमने पढ़ा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यह भी हमें मालूम हुआ। आज के एसएलओ से हमें पता लगा कि इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है इनके स्ट्रक्चर में जो बेस पेयरिंग होती है ना, जो दो स्ट्रैंड्स को आपस में यूनाइट करती है, ये रेप्लिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास इसी वजह से हम देखते हैं कि डीएनए जो है, इसका लाइफ की कंटिन्यूटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऐसी चीज है जो हम आगे हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ये ले जी, ये हमारा एसएलओ है जिसमें हमने डीएनए का फंक्शन एज ए कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब किया है। आई होप एसएलओ जो है उसकी डिमांड हमने पूरी की है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है। आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी जो वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, इसको अटेम्प्ट करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, शॉर्ट एसएलओ है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए, इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।